अमेरिकी नौसेना के एक जहाज पर 6000 तक नाविक समुद्र के बीचों बीच रह और काम कर सकते हैं। यही कारण है कि इस आधुनिक विमानवाहक पोत को समुद्र में बसा शहर भी कहा जाता है। दुनिया भर में अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए नाविकों के साथ मिलकर काम करने के दौरान कई विलासितापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। विमानवाहक पोत पर जीवन निस्संदेह कठिन और थका देने वाला होता है। विमानवाहक पोत पर नाविकों को कई तरह के काम करने पड़ते हैं और वे अक्सर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में लंबे समय तक काम करते हैं। इन चुनौतियों में से एक है विमानवाहक पोत पर उपलब्ध सीमित जगह और गोपनीयता। जहाज कर्मियों और उपकरणों से भरा होता है और नाविकों को कई अन्य लोगों के साथ छोटे तंग आवासों में रहना पड़ता है। जहाज हमेशा गतिशील रहता है और नाविक अक्सर अपने कर्तव्यों में व्यस्त रहते हैं, इसलिए आराम का समय और मनोरंजन के अवसर भी सीमित होते हैं। इसके अतिरिक्त विमानवाहक पोत पर नाविकों को लंबे समय तक घर और अपने प्रियजनों से दूर रहने से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तैनाती कई महीनों तक चल सकती है और नाविकों को अपने परिवारों से बातचीत करने या छुट्टी लेने के नियमित अवसर नहीं मिल पाते। फिर भी यह रोमांचकारी भी हो सकता है, खासकर उन पुरुषों और महिलाओं के लिए जो उड़ान डेक पर काम करते हैं, जेट उड़ाते हैं और रनवे पर उतरते हैं। समुद्र के बीचों बीच अमेरिकी नौसेना के जहाज पर रहना और काम करना कैसा होता है? एक विमानवाहक पोत एक ऐसा जहाज होता है जिसमें एक उड़ान डेक होता है जो बुनियादी स्तर पर विमानों के लिए रनवे का काम करता है। विमानवाहक पोत किसी भी नौसेना की सबसे मजबूत संपत्तियों में से एक होता है। यह पोत 35 नॉट से ज्यादा की गति तक पहुंच सकता है, जिससे यह कुछ हफ्तों में समुद्र पार कर सकता है। विमानवाहक पोत वर्तमान में दुनिया भर में तैनात हैं और किसी भी समय तैनात होने के लिए तैयार हैं। अगर अमेरिकी नौसेना अपनी छाप छोड़ना चाहती है तो वह ऐसा सिर्फ इस विशाल जहाज के आकार से ही नहीं बल्कि उड़ान डेक पर मौजूद उत्साह और व्यवस्था से भी कर सकती है। जब जहाज पूरी तरह से चालू होता है तो चालक दल हर 25 सेकंड में एक विमान उतार सकता है और वह भी एक मानक रनवे की जगह का एक छोटा सा हिस्सा ही घेरता है। वे समुद्र के बीचों बीच कैसे काम करते हैं? सबसे पहले ज्यादातर लोगों की बाहरी दुनिया तक पहुंच बहुत कम होती है। उड़ान डेक, हैंगर एंड फैंटेल सभी से समुद्र और आकाश का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है, लेकिन ये बहुत व्यस्त और खतरनाक भी है और सामान्य संचालन के दौरान केवल कुछ ही लोगों को वहां जाने की अनुमति है। द्वीप के सबसे ऊंचे तल सुरक्षित हैं, लेकिन संवेदनशील संचालन और सीमित स्थान के कारण बहुत से लोग आ जा नहीं सकते। डेक के नीचे काम करने वाले नाविक को कई हफ्तों तक दिन का उजाला दिखाई नहीं दे सकता। विमानवाहक पोत मूलतः तैरते हुए शहर होते हैं, इसलिए उनमें जमीन पर मिलने वाली कई सुविधाएं होती हैं। अमेरिकी नौसेना के विमानवाहक पोत पर उपलब्ध कुछ सुविधाओं में एक गैली या रसोई शामिल है, जहां 6000 नाविकों के लिए भोजन उपलब्ध है। एक किराने की दुकान, विश्राम और फुर्सत के लिए मनोरंजन क्षेत्र, शारीरिक फिटनेस के लिए एक जिम, बुनियादी चिकित्सा देखभाल के लिए एक चिकित्सा क्लिनिक और भी बहुत कुछ जिसकी आप उम्मीद नहीं करेंगे। बेशक उपलब्ध विशिष्ट सुविधाएं वाहक के आकार और विन्यास पर निर्भर करेंगी। इसका लक्ष्य नाविकों को समुद्र में आराम से रहने और काम करने के लिए जरूरी सुविधाएं प्रदान करना है। एक विमानवाहक पोत पर सभी नाविकों को खिलाने के लिए लगभग 100 नाविकों की एक टीम द्वारा प्रतिदिन 17,300 से ज्यादा भोजन तैयार किए जाते हैं। यह किसी पाक कला के चमत्कार जैसा लगता है। तो इतनी बड़ी संख्या में नाविकों को रोजाना खाना कैसे मिलता है? भोजन को हमेशा से संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना में सेवा के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक माना जाता रहा है। शुरुआत में भर्ती में अच्छा भोजन एक महत्वपूर्ण कारक था। नाविक यह जानना चाहते थे कि उन्हें अच्छा खाना मिलेगा, जो शुरुआती अमेरिका में एक बड़ी समस्या थी क्योंकि उस समय भोजन उतना विविध नहीं था जितना आज हमारी खान पान की आदतें हैं। इसलिए नाविकों को यह जानना जरूरी था कि उन्हें अच्छा पोषण मिलेगा। श्रम प्रधान नौकायन जहाजों पर काम करने वाले नाविक नौकरी की शारीरिक जरूरतों के कारण प्रतिदिन 4000 से ज्यादा कैलोरी जलाते थे। चालक दल का स्वास्थ्य भोजन के इतने जरूरी होने का एक और कारण था। आखिरकार अगर चालक दल के सदस्य स्वस्थ नहीं हैं, तो वे अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाएंगे। नाविक एक ही कमरे में इकट्ठा होते और साथ मिलकर खाना खाते। इससे रसोइया हर मेस के लिए ताजा खाना तैयार कर पाता था। जैसे जैसे जहाज तकनीकी रूप से उन्नत होते गए, वैसे वैसे चालक दल के सदस्यों को खाना खिलाने की व्यवस्था और तर्क भी विकसित होते गए। मेस सेवा सदस्यों के समूहों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए बुनियादी इकाई के रूप में काम करते रहे, लेकिन नए जहाजों के विस्तार के साथ साथ उनका आकार और दायरा भी बढ़ता गया। अब आप जानते हैं कि नाविक कहाँ खाना खाते हैं, तो फिर वह पाक कला का जादू आखिर कहाँ होता है जो हर दिन 17,000 से ज्यादा भोजन तैयार करने में इस्तेमाल होता है। सारा खाना गैली में पकाया जाता है। पाक विशेषज्ञ जहाजों पर गैली चलाने के लिए जिम्मेदार थे, जहां भोजन तैयार किया जाता था। बिना रेटिंग वाले नाविक, बेकर, जहाज के रसोइये, जहाज के कसाई और एक मुख्य कमिश्नरी प्रबंधक सभी पाक विशेषज्ञ के दल का हिस्सा थे। कमिश्नरी प्रबंधक का काम खातों का रखरखाव,
रसोइयों को भोजन वितरित करना और भोजन योजना बनाने में मुख्य रसोइये की सहायता करना था। अधिकांश जहाजों में गैली में एक रसोई घर, मांस काटने के लिए एक स्टेशन और एक बेकरी होती थी। ज्यादातर उपकरण इतने बड़े थे कि उनमें इतनी बड़ी मात्रा में खाना रखा जा सकता था कि एक बड़े कर्मचारी को खाना खिलाया जा सके। कसाई के पास बैंडसॉ थे जो मांस के पूरे हिस्से को चीर सकते थे। सब्जियों को भाप देने के लिए कई और बड़ी मशीनें, ब्रेड बनाने के लिए 60 पाउंड क्षमता वाला एक आटा गूंथने वाला यंत्र और कई औद्योगिक ओवन, ग्रिल और डीप फैट फ्रायर भी थे। लगभग 33 पाक विशेषज्ञ कर्मचारी प्रतिदिन 16,000 से 18,000 भोजन तैयार करते हैं। भोजन में सुबह 6 बजे परोसे जाने वाले नाश्ते से लेकर मध्य रात्रि या आधी रात के भोजन तक शामिल हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना बनाना आवश्यक है। जहाज के रसोइये 15 दिनों तक चलने वाले मेनू चक्र का पालन करते हैं और हर हफ्ते समुद्र से सूखी और ताजी दोनों तरह की चीजें मंगवाते हैं। विमानवाहक पोत पर सवार 5,000 चालक दल के सदस्य एक दिन में 1,600 पाउंड चिकन, 160 गैलन दूध, 30 पेटी अनाज और 350 पाउंड सलाद खा सकते हैं। सब कुछ भारी मात्रा में उत्पादित होता है। रसोइयों को लगातार खाना बनाना, तरह तरह की गतिविधियां करना और नई जिम्मेदारियां सीखने के लिए प्रशिक्षण लेना जरूरी होता है। सभी मालवाहक जहाजों में पर्याप्त आपूर्ति होती है। हर 7 से 10 दिनों के बाद एक आपूर्ति जहाज 4,000 से 10 लाख पाउंड तक भोजन लेकर आता है। जब डिलीवरी में बदलाव की जरूरत होती है तो ग्रीस से आने वाले फेटा चीज जैसे क्षेत्रीय खाद्य पदार्थों को शामिल करना आम बात है। नौसेना अगले 15 दिनों के लिए अपने भोजन की योजना पहले से बना लेती है। इनमें नाविकों का मनोबल बढ़ाने वाले भोजन शामिल होते हैं, जैसे टैको ट्यूसडे एंड मंगोलियन ग्रिल। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक भोजन उच्च गुणवत्ता के साथ पकाया जाए ताकि नाविक अपने घरों से हजारों मील दूर होने पर भी संतोषजनक भोजन का आनंद ले सकें। एक पाक विशेषज्ञ अपने काम में किस हद तक उत्कृष्टता प्राप्त करता है, इसका सीधा असर जहाज के चालक दल के मनोबल और जहाज पर उनके जीवन स्तर पर पड़ता है। जब कोई नाविक समुद्र में तैनात होता है और उसका जन्मदिन किसी निश्चित कैलेंडर माह में पड़ता है तो उसे प्राइम रिब या लॉबस्टर मेन कोर्स के साथ एक उत्सवी दोपहर का भोजन दिया जाता है, जिसके साथ मेजपोश, वाइन ग्लास और मधुर पृष्ठभूमि संगीत भी होता है। आइए बात करते हैं कि ये पाक विशेषज्ञ रोजाना इतनी बड़ी मात्रा में खाना कैसे बना पाते हैं। एक नौसेना पाक विशेषज्ञ का जीवन एक ऐसे नाविक की जरूरत है जो कड़ी मेहनत करने को तैयार हो और अपने हाथों को गंदा करने या असामान्य और लंबे समय तक काम करने से न डरे। वे रोज सुबह 3 बजे उठकर नाश्ता तैयार करते हैं, जो सुबह 6 बजे तक तैयार हो जाना चाहिए। इसके अलावा नौसेना के पाक विशेषज्ञों के लिए समय प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कौशल है। प्रभावी समय प्रबंधन को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। अगर वे रोजाना हजारों व्यंजन बनाने की जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं तो उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर मिनट उत्पादक हो। इसके अलावा हर पाक विशेषज्ञ के कार्य क्षेत्र में कई तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। भले ही उन्हें कई अलग अलग जिम्मेदारियां निभानी हो, फिर भी खाना सही तरीके से तैयार करना और समय पर परोसना जरूरी है। लेकिन आधुनिक विमान वाहक पोतों के इस तरह से बनाए जाने के बाद से पाक विशेषज्ञों का जीवन आसान हो गया है कि खाना बनाना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए आइए देखें कि यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड की गैली की संरचना और संचालन कैसा है। गेराल्ड आर फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्मित नवीनतम विमान वाहक पोत है। फोर्ड द्वारा उपयोग की जाने वाली गैली सैन एंटोनियो श्रेणी के उभयचर परिवहन गोदी के जहाजों पर पाए जाने वाले गैली के मॉडल पर आधारित है, एक ऐसा डिजाइन जो अतीत में अत्यधिक प्रभावी साबित हुआ है। फोर्ड श्रेणी के विमान वाहक पोतों पर केवल 2 गैली संचालित होती हैं। फोर्ड के आपूर्ति विभाग और खाद्य सेवा विभाग दोनों को दोनों समूह गैली को एक साथ चलाने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं विकसित करने का काम सौंपा गया था ताकि वे चालक दल को भोजन उपलब्ध करा सकें और CVW-8 को सहायता प्रदान कर सकें। विमान वाहक पोत के पिछले हिस्से में स्थित एक केंद्रीकृत गैली में चालक दल, प्रमुखों और अधिकारियों को 3 आसन्न दिशाओं से भोजन परोसा जाता है। चूंकि भोजन के घटक एक ही स्रोत से आते हैं और एक ही रसोइये द्वारा तैयार किए जाते हैं, इसलिए एक ही गैली से कई व्यंजन परोसने से यह सुनिश्चित होता है कि भोजन पूरे समय एक जैसा रहेगा। इससे विभिन्न मेज के लिए विशेष भोजन तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और साथ ही चालक दल के भोजन की समग्र गुणवत्ता में भी सुधार होता है। जहाज के दोनों रसोई घर जहाज की मध्य रेखा के साथ व्यवस्थित हैं और उनकी सेवा पैलेट सक्षम लिफ्टों द्वारा की जाती है, जो पैलेट युक्त ठंडे, सूखे और जमे हुए भंडारण क्षेत्रों के ऊपर स्थित हैं। खाद्य सेवा कार्गो टीम एक अपेक्षाकृत छोटी टीम के साथ आसानी से आपूर्ति को तोड़, जमा, ठंडा और सुखा सकती है, क्योंकि इस ऊर्ध्वाधर एकीकरण में गैली के ठीक नीचे भंडारण कक्ष हैं। ऊर्ध्वाधर एकीकरण न केवल कार्गो की आवाजाही में सहायता के लिए 50 से 100 लोगों की विशाल कार्य टीमों की आवश्यकता को कम करता है, बल्कि खाद्य सेवा विभाग के लिए जहाज के नियमित संचालन में हस्तक्षेप किए बिना कार्य करना भी संभव बनाता है।
अगर आपको लगता है कि विमानवाहक पोत पर भोजन का अच्छी तरह से ध्यान रखा जाता है, तो जहाज पर और भी कई सुविधाएं हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। एक विमानवाहक पोत पर मिलने वाली कुछ सुविधाओं में एक कपड़े धोने का कमरा भी शामिल है, जहां प्रति सप्ताह 50,000 पाउंड कपड़े धोए और सुखाए जा सकते हैं। नाविक अपना अधिकांश समय समुद्र में बिताते हैं और परिणाम स्वरूप उन्हें रोजाना मिलने वाली विभिन्न प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल पाती। संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना ने अपने नाविकों को लगभग हर वह चीज उपलब्ध करा दी है जो उन्हें सूखी जमीन पर तैनात होने पर मिलती। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि नाविक सर्वोत्तम शारीरिक स्थिति में रहें और उनका मनोबल इतना ऊंचा रहे कि वे अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर सकें। ऐसी ही एक सुविधा किराने की दुकान है। एक विमानवाहक पोत पर किराने की दुकान अत्यंत आवश्यक होती है। अगर इस बात को नजरअंदाज भी कर दिया जाए कि जंक फूड उपलब्ध होने से मनोबल ऊंचा रहेगा, तो भी जहाजों में सुविधा स्टोर होना वाजिब है। नाविकों को अपने रेजर, साफ सफाई के सामान और खाने पीने की चीजें जरूर रखनी चाहिए। हर तरह की चीजें उपलब्ध हैं। नौसेना विमानवाहक पोत पर नाविकों को इनमें से कुछ चीजें उपलब्ध कराती है, लेकिन कभी कभी नाविकों को कुछ चीजों की जरूरत पड़ सकती है। वे इन्हें स्टोर में आसानी से पा सकते हैं। स्टोर में औसतन प्रतिदिन लगभग $10,000 की खरीदारी होती है और 150 से ज्यादा लेन देन होते हैं। नाविक अपनी पसंद की कोई भी चीज स्टोर से खरीद सकते हैं और आराम से जीवन जी सकते हैं। नाविकों को किसी खास डाइट पर रखने पर भी प्रोटीन शेक और आलू उपलब्ध होते हैं, लेकिन कैंडी और चॉकलेट भी उपलब्ध है। इसके अलावा नाविकों की सर्वोत्तम सेवा के लिए तरह तरह की कॉफी और अन्य साधन भी उपलब्ध हैं। चालक दल रजिस्टर से तंबाकू उत्पाद, फोन कार्ड और महंगी चीजें खरीद सकता है। सारी आय सीधे मनोबल, कल्याण और मनोरंजन के लिए जाती है, जिससे स्वतंत्रता गतिविधियों की लागत कम हो जाती है। विमानवाहक पोत पर स्थित इस सुविधा स्टोर को चलाने का जिम्मा असल में किसके पास है? किराने की दुकान के नियंत्रण में खुदरा सेवा विशेषज्ञ होते हैं। वे विमानवाहक पोतों पर किराने की दुकान और कई अन्य कार्यों के संचालन के प्रभारी होते हैं। खुदरा सेवा विशेषज्ञों को पहले जहाज के सैनिक कहा जाता था। 2019 में उनका नाम बदल दिया गया। अगर किराने की दुकान का स्टॉक खत्म हो जाए तो क्या होगा? यह वैसा ही होगा जैसा जमीन पर स्थित किराने की दुकान पर होता है। वे बस सामान भर देंगे, लेकिन चूंकि वे समुद्र के बीच में हैं, तो वे ऐसा कैसे कर पाएंगे? नौसेना द्वारा समुद्र में रहते हुए किसी भी वाहक को जरूरी हर चीज, जिसमें खाना और अन्य किराने का सामान भी शामिल है, उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को समुद्र में पुनः पूर्ति कहा जाता है। आइए पुनः भंडारण की विधि की बारीकियों पर गौर करें। ईंधन, गोला बारूद, भंडार और किराने की वस्तुओं को एक जहाज से दूसरे जहाज में तब स्थानांतरित करने की प्रक्रिया, जब जहाज अभी भी गति में हो, समुद्र में पुनः पूर्ति या चल रहे पुनः भंडारण कहलाती है। इस तकनीक का विकास पहली बार 20वीं सदी के शुरुआती दौर में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रशांत क्षेत्र में रसद सहायता तकनीक के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना द्वारा इसका व्यापक रूप से उपयोग किया गया था। परिणाम स्वरूप इसने संयुक्त राज्य अमेरिका के वाहक कार्य बलों के लिए अनिश्चित काल तक समुद्र में बने रहना संभव बना दिया। जब किराने की दुकान की वस्तुओं की पूर्ति की आवश्यकता होती है, तो यह कार्य चल रहे पुनः पूर्ति के माध्यम से किया जाता है। जहाज के समुद्र में रहते हुए पुनः पूर्ति के दो अलग अलग तरीके हैं, ऊर्ध्वाधर पुनः पूर्ति और साथ साथ जुड़ी हुई पुनः पूर्ति। आइए पहली रणनीति से शुरुआत करते हैं, जिसे ऊर्ध्वाधर पुनः पूर्ति कहते हैं। ऊर्ध्वाधर पुनः पूर्ति एक प्रकार की पुनः पूर्ति है जो जहाज के गतिमान होने पर भी की जा सकती है। इस प्रक्रिया में माल को उसे पहुंचाने वाले जहाज से उसे प्राप्त करने वाले जहाज तक हेलीकॉप्टर की मदद से स्थानांतरित किया जाता है। ऊर्ध्वाधर पुनः पूर्ति का उपयोग जुड़े हुए पुनः पूर्ति के साथ साथ जहाजों के बीच स्टॉक स्थानांतरण को बढ़ाने और तेज करने के लिए भी किया जाता है। इस पद्धति का मुख्य लाभ यह है कि जहाजों को एक दूसरे के बहुत पास पास होने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे दुर्घटना की संभावना समाप्त हो जाती है। हालांकि हेलीकॉप्टर की क्षमता अधिकतम भार और स्थानांतरण गति दोनों पर एक सीमा लगाती है। इससे इस पद्धति के माध्यम से एक साथ इतनी सारी किराने की वस्तुओं की आपूर्ति ठीक से नहीं की जा सकती। दूसरे तरीके को अलोंग अलोन कनेक्टेड रिप्लेनिशमेंट कहा जाता है। यह वह तकनीक है जिसका इस्तेमाल आजकल के विमानवाहक पोतों में सबसे ज्यादा किया जाता है। अलोंग अलोन कनेक्टेड रिप्लेनिशमेंट ईंधन और ताजा पानी जैसे तरल पदार्थों के साथ साथ गोला बारूद और ब्रेक बल्क सामान को स्थानांतरित करने का एक मानक तरीका है। इसका इस्तेमाल किराने का सामान फिर से भरने के लिए भी किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना ने 1950 और 60 के दशक में एक बहु उत्पाद आपूर्ति जहाज बनाया था, जो जहाज के परिवहन के दौरान ईंधन, गोला बारूद और सामान पहुंचाने में सक्षम था। ये जहाज पहले ऐसे जहाज थे जिनमें एक स्थानांतरण प्रणाली लागू की गई थी, जो जहाजों के बीच की ऊंची लाइन को तनाव में रखने के लिए एक रैम टेंशनर का इस्तेमाल करती थी। इससे निर्बाध स्थानांतरण संभव होता है।
समय के साथ यह विधि धारा के साथ साथ मानक तनाव पुनः पूर्ति में परिवर्तित हो गई। चूंकि यह जहाजों के बीच अधिक जगह बनाए रखने में सक्षम बनाती है, इसलिए धारा रिग को अन्य संबद्ध पुनः पूर्ति तकनीकों की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है। यह कैसे किया जाता है? आपूर्ति जहाज 12 से 16 समुद्री मील की एक स्थिर दिशा और गति बनाए रखता है। तेज गति से चलने से लहरों के प्रभाव से होने वाली सापेक्ष गति कम हो जाती है और जहाज की दिशा पर बेहतर नियंत्रण संभव हो पाता है। इसके बाद प्राप्तकर्ता जहाज आपूर्ति जहाज के पास तब तक जाएगा जब तक कि वे एक दूसरे से लगभग 30 गज की दूरी पर न आ जाएं। आपूर्तिकर्ता एक गन लाइन, न्यूमेटिक लाइन थ्रोअर या शॉर्ट लाइन चलाता है जिसका उपयोग मैसेंजर लाइन को खींचने के लिए किया जाता है। इस लाइन को शॉर्ट लाइन भी कहा जाता है। इस लाइन का उपयोग अन्य उपकरणों जैसे डिस्टेंस लाइन, फोन लाइन एंड ट्रांसफर रिग लाइनों को खींचने के लिए किया जाता है। आपूर्ति जहाज, जो पुनः पूर्ति अभियान के लिए कमांड जहाज के रूप में कार्य करता है, स्थानांतरण के लिए सभी आवश्यक लाइनें और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अतिरिक्त आपूर्ति जहाज सभी कार्यों के लिए कमांड सेंटर के रूप में भी कार्य करता है। जहाजों की सापेक्षिक स्थिति के कारण बड़े जहाजों के लिए कई स्थानांतरण रिग स्थापित करना आम बात है। इससे वस्तुओं को तेजी से स्थानांतरित करना या विभिन्न प्रकार की आपूर्तियों को स्थानांतरित करना संभव हो जाता है। इसके अलावा पुनः आपूर्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले लगभग सभी जहाजों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वे एक ही समय में 2 रिसीवरों को संभाल सकें और उनमें से प्रत्येक पक्ष से एक को पुनः स्टॉक कर सकें। अधिकांश जहाज दोनों ओर से पुनः आपूर्ति स्वीकार कर सकते हैं। हालांकि अमेरिकी नौसेना के विमानवाहक पोतों में हमेशा वाहक के स्टारबोर्ड की ओर से पुनः पूर्ति की जाती है। एक विमानवाहक पोत का लेआउट, जिसमें द्वीप और नेविगेशन ब्रिज स्टारबोर्ड की ओर होते हैं, वाहक के पोर्ट साइड को पुनः पूर्ति के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं देता है। जुड़े हुए पुनः पूर्ति के साथ ऐसा करना खतरनाक है क्योंकि गति से एक साथ चल रहे 2 या 3 जहाजों को काफी समय तक एक ही पथ और गति बनाए रखनी होती है। इसके अलावा एक दूसरे के पास यात्रा कर रहे 2 जहाजों की हाइड्रोडायनामिक्स जहाजों के बीच एक सक्शन उत्पन्न करती है। किसी एक जहाज द्वारा स्टीयरिंग में की गई एक छोटी सी चूक टक्कर का कारण बन सकती है। साथ ही गैसोलीन ट्रांसफर लाइनों और हौजों के टूटने का भी कारण बन सकती है। 12 नॉट की गति से यात्रा करते समय दिशा में केवल 1 डिग्री का परिवर्तन लगभग 20 फीट प्रति मिनट की पार्श्व गति उत्पन्न करेगा। इस कारण पुनः पूर्ति के दौरान अनुभवी और योग्य पतवार चालकों की आवश्यकता होती है और पुल पर मौजूद चालक दल को पुनः पूर्ति प्रक्रिया के दौरान जहाज के मार्ग और गति पर पूरा ध्यान देना चाहिए। जब एक पुनः पूर्ति जहाज एक साथ 2 जहाजों को सेवा प्रदान करता है तो जोखिम का स्तर बढ़ जाता है। आपात स्थिति में चालक दल आपातकालीन ब्रेकअवे प्रक्रियाओं का अभ्यास करते हैं, जहां जहाज अनुकूलतम परिस्थितियों से कम स्थिति में अलग हो जाते हैं। हालांकि जहाजों को आपस में टकराने से रोका जाएगा, फिर भी यह संभव है कि जहाज वर्तमान स्थानांतरण को पूरा न कर पाएं और इसलिए कुछ सामान खो दें। पुनः पूर्ति प्रक्रिया के सफल समापन के बाद कई अमेरिकी नौसेना जहाजों के लिए यह मानक प्रक्रिया है कि वे आपूर्ति करने वाले जहाज से अलग हो जाएं और साथ ही आपूर्ति करने वाले जहाज के सार्वजनिक संबोधन प्रणाली पर एक विशिष्ट धुन बजाएं। आपूर्ति को हैंगर में स्थानांतरित किया जाता है, जहां उन्हें छांटा जाता है और संबंधित इकाइयों में वितरित किया जाता है। इस प्रक्रिया से नाविकों को हमेशा वह सब कुछ मिलेगा जिसकी उन्हें किसी भी समय आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए ऊपर उड़ान डेक पर चलते हैं। अमेरिकी नौसेना के विमानवाहक पोत का उड़ान डेक एक व्यस्त और जटिल स्थान होता है, जहां किसी भी समय कई तरह की गतिविधियां होती रहती हैं। फ्लाइट डेक पर विभिन्न कर्मियों द्वारा कई प्रमुख भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निभाई जाती हैं, जिनमें विमान संचालन, विमान रखरखाव और फ्लाइट डेक संचालन शामिल हैं। विमान संचालन कर्मी फ्लाइट डेक पर विमानों को घुमाने और उन्हें टेक ऑफ व लैंडिंग के लिए तैयार करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसमें हाथ के संकेतों और मौखिक आदेशों से विमानों की गति को निर्देशित करना, साथ ही ट्रैक्टर और टो बार जैसे विमान संचालन उपकरणों का संचालन करना शामिल है। विमान रखरखाव कर्मी विमान के नियमित और निर्धारित रखरखाव के साथ साथ आवश्यकतानुसार मरम्मत के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। इसमें इंजनों की सर्विसिंग, पुर्जों का निरीक्षण और प्रतिस्थापन और निरीक्षण जैसे कार्य शामिल हैं। फ्लाइट डेक संचालन कर्मी फ्लाइट डेक पर विमान की गतिविधियों और गतिविधियों के समन्वय के साथ साथ फ्लाइट डेक की समग्र सुरक्षा का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसमें विमानों के प्रवाह को नियंत्रित करना, यातायात को निर्देशित करना और विमान के प्रक्षेपण और पुनर्प्राप्ति चक्र का प्रबंधन जैसे कार्य शामिल हैं। लेकिन नाविक उड़ान भरते विमान के ठीक बगल में घुटने क्यों टेकते हैं? एक विमानवाहक पोत का उड़ान डेक दुनिया के सबसे खतरनाक कार्यस्थलों में से एक है। नाविकों को लगातार उच्च शोर स्तर का सामना करना पड़ता है और लगभग 60 विमान और 200 लोग जो 4 एकड़ से थोड़े ज्यादा क्षेत्र में प्रबलित स्टील कवच प्लेट में ठूंसे हुए होते हैं। उड़ान डेक पर
कर्मचारी कई दिशाओं में घूमते हैं, जो प्रक्रिया से अपरिचित किसी पर्यवेक्षक को अव्यवस्थित लग सकता है। हालांकि अमेरिकी नौसेना के वाहक का उड़ान डेक पृथ्वी पर सबसे सुव्यवस्थित मानव निर्मित वाहनों में से एक है। ये एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करता है, जहां प्रत्येक भाग वाहक संचालन की विशाल सिम्फनी के भीतर एक विशिष्ट गति को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार होता है। विमान वाहक पोत से उत्पन्न होने वाले शोर के कारण नाविकों के लिए एक दूसरे से संवाद करने और अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने का एकमात्र तरीका विभिन्न हाव भाव और संकेतों का उपयोग करना है। ये नाविक एक दूसरे से संवाद करने के लिए विभिन्न प्रकार के हाव भाव और संकेतों का उपयोग करते हैं। विमानवाहक पोत पर नाविक अपने कार्यों को अंजाम देने के लिए जिन कई हाव भाव और संकेतों का उपयोग करते हैं, उनमें से एक है घुटने टेकना। जमीन से उड़ान भरने की तैयारी कर रहे किसी विमान के पास नाविकों को घुटने टेकते देखना आम बात है। अगर विमान के पास घुटने टेकने वाला व्यक्ति पीली शर्ट पहने हुए है, तो वह व्यक्ति शूटर है, जो कैट क्रू को बिल्ली को गोली मारने का संकेत दे रहा है। अगर वह व्यक्ति हरी शर्ट पहने हुए दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि वह कैट क्रू का सदस्य है और अगले विमान के आने का इंतजार कर रहा है ताकि उसे गोली मारी जा सके। अगर उसके कपड़ों का रंग अलग है, तो वह स्क्वाड्रन की गुणवत्ता आश्वासन टीम का सदस्य हो सकता है और अगले शॉट के लिए अगले विमान के कैटापुल्ट की ओर टैक्सी करने का इंतजार कर रहा होगा। कैटापुल्ट से विमान को लॉन्च करने से पहले उसे किसी भी हाइड्रोलिक या ईंधन रिसाव, साथ ही किसी भी अन्य स्पष्ट समस्या की जांच के लिए एक त्वरित निरीक्षण करना होगा। एक सामान्य लॉन्च के दौरान 10 लोगों का एक समूह कैटापुल्ट के बीच डेक के बॉक्स में बैठा होगा। ये लोग कैट क्रू, आयुध विभाग के सदस्य और क्यूए के अंतिम परीक्षक होते हैं। हाथ का संकेत घुटने टेकने के अलावा नाविकों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक और विशिष्ट संकेत है। वास्तव में सभी प्रक्षेपणों और पुनर्प्राप्ति के लिए हाथ के संकेत लगभग एक जैसे होते हैं। अगर कोई पायलट उड़ान के दौरान कोई नया पैंतरा अपनाता है, तो हो सकता है कि उसे किसी और चीज के रूप में गलत समझा जाए, जिससे विनाशकारी परिणाम निकल सकते हैं। उड़ान शुरू होने के बाद जब पायलट संकेत देता है कि वह उड़ान भरने के लिए तैयार है, तो वह विमान के कप्तान को अंगूठा दिखाने का संकेत देगा। उसके बाद विमान का कप्तान और पायलट तब तक इंतजार करेंगे जब तक कि पीली शर्ट पहने कोई व्यक्ति विमान की कमान संभालने के लिए न आ जाए। विमान उड़ान डेक पर तब तक स्थिर रहेगा जब तक कि उसे पीली शर्ट वाला व्यक्ति नियंत्रित न करे। ये निदेशक विमान की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे, चाहे विमान टैक्सी कर रहा हो या टो किया जा रहा हो। पायलटों को दिए जाने वाले सभी संकेत कमर के ऊपर से दिए जाएंगे, जबकि उड़ान डेक के अन्य सदस्यों को दिए जाने वाले संकेत कमर के नीचे से दिए जाएंगे। पीली शर्ट पहले उड़ान भरने के लिए अंगूठे के निशान की पुष्टि करेगी और फिर सिग्नल के बाद विमान को ब्रेक डाउन कर देगी। आर्म्स को व्यापक गति से घुमाया जा रहा है, जो दर्शाता है कि विमान से चौक और चेन हटा दिए जाएंगे और उन्हें केवल ब्रेक द्वारा ही अपनी स्थिति में रखा जाएगा। विमान के अलग होने के बाद फ्लाइट डेक के चारों ओर विमान को दिशा देने के लिए टैक्सी सिग्नल का उपयोग किया जाता है। विमानन जगत में ये इशारे मानक हैं। हाथ हिलाना टैक्सी की ओर इशारा करता है और एक हाथ मोड़ना मुड़ने का संकेत देता है। ये सभी घुमाव इंजन के निष्क्रिय होने पर किए जाएंगे ताकि विमान ज्यादा जोर न लगाए और लोग पानी में न गिरें। जब वे किसी हवाई जहाज को टैक्सी कर रहे होते हैं, तो पीली शर्ट वाले विमानों को हिलने डुलने की अनुमति नहीं होती। जब हवाई जहाज उसे निर्देशित करने वाले पीली शर्ट वाले विमान के पास पहुंचता है, तो उसे अगले निर्देशक के पास भेज दिया जाता है और अगले निर्देशक की दिशा में एक बिंदु के साथ उसका इंतजार किया जाता है। विमान को 4 कैटापल्ट में से किसी एक पर टैक्सी किया जाता है और हवाई जहाजों का मार्ग, दिशा और क्रम सभी पहले से तय और फ्लाइट डेक नियंत्रण में हैंडलर द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। उनके पास उन विमानों के लिए भी आकस्मिक स्थान होते हैं जो नीचे गिर जाते हैं और प्रक्षेपण नहीं कर पाते। कैटापुल्ट पर पहुंचने के बाद विमान को पंख फैलाने का संकेत दिया जाएगा, यानी छाती से पूरी तरह बाहर की ओर फैली हुई स्थिति तक भुजाओं को एक व्यापक गति से फैलाया जाएगा। फिर निर्देशक एक हाथ आगे बढ़ाकर संकेत देगा कि प्रक्षेपण पट्टी गिराने का समय हो गया है, जिससे ऐसा लगेगा कि वह पायलट से अलग हो रहा है। विमान अब धीरे और सटीक ढंग से टैक्सी करेगा ताकि लॉन्च बार और कैटापुल्ट शटल ठीक से संरेखित हो जाएं। युद्ध सामग्री से लैस विमान को कैट पर अपनी स्थिति में आने से ठीक पहले सशस्त्र होना होगा। इस संभावित रूप से जानलेवा प्रक्रिया के दौरान एक ऑनर्डी, जिसे रेड शर्ट भी कहा जाता है, हाथ ऊपर करने का संकेत देगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पायलट के दोनों हाथ हर समय दिखाई दे रहे हों। टॉम क्रूज के कई वीडियो में दिखाई देने वाली बंदूक को हाथ से ऊपर उठाने की स्थिति कई पायलटों को पसंद आती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है। इसके बाद ऑर्डी दोनों हाथों को आगे बढ़ाकर और एक मुट्ठी को दूसरे हाथ की हथेली पर रखकर आर्म अप सिग्नल देगा। हथियार से लैस होने के बाद विमान कैटापुल्ट पर टैक्सी कर सकता है और तनाव लेना शुरू कर सकता है। टैक्सीइंग के दौरान नोज गियर के पीछे स्थित पूरी बैक फिटिंग द्वारा लगाए गए प्रतिरोध को दूर करने के लिए काफी शक्ति की आवश्यकता होती है। इसके बाद टेक टेंशन सिग्नल आता है।
पीले कपड़े पहने व्यक्ति पहले दोनों दिशाओं में देखेगा और फिर एक साथ दो हाथ के संकेत देगा। ब्रेक हटाने का संकेत देने के लिए एक हाथ हथेली बाहर की ओर उठाकर उठाया जाएगा, जबकि दूसरा हाथ शरीर के सामने फैलाकर तनाव लेने का संकेत देगा। स्थिति में आने के बाद जेट तब तक नीचे बैठता है जब तक कि वह भरी हुई पिस्तौल की नाल में न बैठ जाए। उसके बाद अंतिम निर्देशक नियंत्रण शूटर को सौंप देगा, जो रन अप सिग्नल की प्रतीक्षा में हवा में अपने हाथ तेजी से हिलाएगा। इसके बाद पायलट नियंत्रण हटाएगा, सैन्य शक्ति निर्धारित करेगा और उपकरणों की अंतिम जांच करेगा। प्रक्षेपण पट्टी प्रक्षेपण के बाद ही ऊपर उठेगी। जब पायलट संतुष्ट हो जाएगा तो वह निशानेबाज को सलामी देगा और फिर अपनी पसंदीदा संचालन विधि के आधार पर कैनोपी धनुष पर लगे तौलिया रैक या छड़ी पर अपना हाथ रखेगा। चुनाव पूरी तरह से उस पर निर्भर करता है। फिर शूटर सलामी देगा, अपनी अंतिम चेकलिस्ट में शामिल हर तत्व की ओर इशारा करेगा, डेक पर थपथपाएगा और आगे की ओर इशारा करके संकेत देगा कि प्रक्षेपण होने वाला है। जमीन पर उतरने के बाद संकेत काफी कम जटिल हो जाते हैं। जब पायलट लैंडिंग स्थल के पास पहुंचेगा तो उसे अपने दाहिनी ओर एक पीली शर्ट पहने व्यक्ति खड़ा दिखाई देगा, जो अपने एक अंगूठे को पीछे की ओर खींचकर संकेत देगा कि उसे ट्रैप के बाद थ्रॉटल कम कर देना चाहिए। थोड़ी देर रुकने के बाद एक अंगूठे को दूसरे हाथ की खुली हथेली में लाकर हुकअप सिग्नल दिया जाएगा। उसके बाद पायलट फ्लाइट डेक चीफ को थम्स अप या थम्स डाउन करके बताएगा कि जेट रखरखाव के लिए ऊपर है या नीचे। इसके बाद विमान कई टैक्सिंग क्रियाएं करेगा जब तक कि पीली शर्ट वाला व्यक्ति चौक ऑन चेन लगाने के लिए पहले जैसा सिग्नल न दे दे। इसके बाद विमान को विमान के कैप्टन को सौंप दिया जाएगा। और बस इतना ही नहीं, किसी भी विमान वाहक पोत के उड़ान डेक के बीच में एक छोटी सी जगह होती है जो आपको हैरान कर देगी। वह बुलबुला, जहां बेहद महत्वपूर्ण काम बेहद रोमांचक नजारे के साथ किया जाता है। इन जहाजों की छोटी सी जगह में जेट विमानों को उड़ाने और उतारने की क्षमता अविश्वसनीय है। जहां हेलमेट पहने नाविक कान में ईयर प्लग लगाकर उड़ान डेक पर शोर मचाते रहते हैं, वहीं कुछ अधिकारी विमान वाहक पोत के सबसे छोटे कमरों में से एक में बैठकर सारी गतिविधियों का सुखद दृश्य देख सकते हैं। इसे बबल कहते हैं, इंटीग्रेटेड कैटापुल्ट कंट्रोल सिस्टम, जिसे बबल भी कहा जाता है। विमान वाहक पोतों के उड़ान डेक पर लगा एक स्टेशन है, एकीकृत कैटापुल्ट नियंत्रण स्टेशन या ICCS। संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के आधुनिक विमान वाहक पोतों पर उपयोग किया जाता है। यह स्टेशन बेहतर सुरक्षा और दक्षता के साथ वाहक पोतों को प्रक्षेपित करना संभव बनाता है। यह कैटापुल्ट नियंत्रण प्रणाली का केंद्र बिंदु है, जिससे प्रत्येक विमान के उड़ान भरने के लिए कई दूरस्थ स्टेशनों और आवश्यक अंतर संचार की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। चूंकि एक छोटी सी भी गलती या संचार में गड़बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है, इसलिए बबल में मौजूद नौसेना अधिकारी की जिम्मेदारी काफी ज्यादा होती है। बबल में मौजूद नाविक लॉन्च से पहले सुरक्षा जांच करता है और बबल के अंदर पहुंचते ही वह हवा का रुख जांचता है। यह सुनिश्चित करता है कि रास्ता साफ है और अपने सामने लगे बोर्ड पर नजर रखता है। उड़ान भरने से ठीक पहले वह पायलट की दिशा में देखता है। यदि पायलट रात में उड़ान भरते समय अपना सिर हिलाता है या लाइटें बंद कर देता है तो उड़ान में देरी हो सकती है। ICCS नियंत्रणों का प्राथमिक भाग डेक पर लगे ICCS और डेक के नीचे स्थित केंद्रीय चार्जिंग पैनल के बीच फैला होता है। दो पड़ोसी कैटापुल्ट के संचालन को नियंत्रित करना ICCS की जिम्मेदारी है, जिसमें कैटापुल्ट ऑफिसर कंट्रोल कंसोल और मॉनिटर कंट्रोल कंसोल दोनों स्थित होते हैं। ICCS प्रत्येक कैटापल्ट के रिमोट कंट्रोल पैनल से ध्वनि संचालित फोनों और संकेतक लाइटों के एक सेट द्वारा जुड़ा होता है। किसी संकट की स्थिति में ICCS के कार्यों को आपातकालीन डेक एज कंट्रोल पैनल या केंद्रीय चार्जिंग पैनल में स्थानांतरित किया जा सकता है और कैटापल्ट अधिकारी डेक पर संचालन का निर्देशन कर सकता है। कैटापल्ट की गतिविधियों को निर्देशित करने के लिए कैटापल्ट अधिकारी नियंत्रण कंसोल, मॉनिटर नियंत्रण कंसोल और केंद्रीय चार्जिंग पैनल का एक साथ उपयोग किया जाता है। उपयोग में आसानी के लिए कंट्रोल कंसोल को चारों ओर से घेरने वाला डिजाइन दिया गया है। कंसोल के उस तरफ जो कमांड कैटापल्ट के करीब है, उस कंसोल द्वारा नियंत्रित दोनों कैटापल्ट के लिए अलग अलग कंट्रोल पैनल लगे हैं। ऑपरेटिंग पैनल में स्टेटस लाइट, कैटापल्ट संचालन के विभिन्न चरणों के लिए लाइट स्विच यूनिट, नोज गियर लॉन्च स्विच, मैनुअल एयरक्राफ्ट डेटा इनपुट सिस्टम रीड आउट एंड इरेज स्विच और कैपेसिटी सिलेक्टर वॉल्व पोजीशन कंसोल शामिल हैं। ये घटक ऑपरेटर को कैटापुल्ट को सामान्य प्रक्षेपण चक्र के दौरान निर्देशित करने में सक्षम बनाते हैं। कैटापुल्ट को प्रक्षेपित करने के लिए बुलबुले का उपयोग करना आवश्यक नहीं है। निमित्ज श्रेणी के वाहकों में पुराने रिमोट स्टेशन भी लगे होते हैं, जिनका उपयोग पुराने वाहकों पर कैटापुल्ट को संचालित करने के लिए किया जाता है। इसलिए अगर वाहक पर विमान लॉन्च करने के लिए बबल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो इस प्रक्रिया में इन दूरस्थ स्टेशनों की मदद ली जाती है। एक विमान वाहक पोत अपने 4 कैटापल्ट से हर 20 सेकंड में एक विमान लॉन्च कर सकता है। कैटापल्ट लगभग 300 फीट लंबे होते हैं और प्रत्येक कैटापल्ट के डेक के नीचे एक विशाल पिस्टन लगा होता है।
विमान के नोज गियर को जोड़ने के लिए डेक के ऊपर स्थित एक छोटे से तंत्र का ही उपयोग किया जाता है। फ्लाइट डेक के नीचे स्थित कैटापुल्ट का गड्ढा खांचेदार बेलनाकार पाइपों की 2 पंक्तियों से सुसज्जित होता है। जब विमानों के उड़ान भरने का समय होता है तो फ्लाइट डेक पर मौजूद विमान संचालक विमान को कैटापुल्ट पर ले जाते हैं और फिर कैटापुल्ट को विमान के नोज गियर से जोड़ देते हैं। प्रत्येक विमान के नोज गियर से एक टी बार जुड़ा होता है और यह बार विमान को कैटापुल्ट से नीचे खींचने के लिए होता है। विमान के नोज गियर पर लगा यह बार गर्त में लगे पिस्टन के एक जोड़े से जुड़ा होता है और उड़ान डेक से बाहर निकले एक शटल से जुड़ा होता है। विमान को नोज गियर से जुड़े एक होल्ड बैक तंत्र द्वारा अपनी जगह पर रखा जाता है और इस प्रणाली पर दबाव डाला जाता है। जांचों की श्रृंखला के अंतिम चरण को पूरा करने के बाद पायलट विमान के सभी इंजनों को उनकी अधिकतम शक्ति पर लाता है। जैसे ही इंजन अपनी अधिकतम क्षमता पर पहुंचते हैं, कैटापुल्ट सक्रिय हो जाता है, जिससे विमान 2 सेकंड से भी कम समय में 0 से 160 नॉट की गति तक पहुंच जाता है। उड़ान डेक पर स्थित कैटापुल्ट सुरक्षा पर्यवेक्षक के संकेत पर लॉन्चिंग वॉल्व असेंबली को खोलकर कैटापुल्ट में भाप छोड़ी जाती है। विमान का वजन और डेक पर हवा की गति, ये 2 कारक तय करते हैं कि वॉल्व कितनी देर तक खुले रहने दिए जाएं। होल्ड बैक को हटाकर पिस्टन और शटल को आगे की ओर धकेला जाता है, जिससे विमान 300 फुट के डेक पर तेजी से आगे बढ़ता है। 60,000 पाउंड वजन वाले विमान को 150 मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार पकड़ने में 2 सेकंड से भी कम समय लगता है। वाह, लगता है बहुत मेहनत है। जहाज पर कई परंपराएं भी हैं। उदाहरण के लिए नाविकों को जहाज से कूदने का मौका मिलता है, जिसे स्विम कॉल कहते हैं। नाविक विमान वाहक पोत से कूदने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालते हैं? अमेरिकी नौसेना के नाविकों के लिए स्विम कॉल एक बहुत बड़ी परंपरा है। अपनी शुरुआत में स्विम कॉल नाविकों के लिए नहाने का एक अवसर था, क्योंकि उस समय पानी की निरंतर आपूर्ति नहीं होती थी। अब इस अक्सर एक ब्रेक के रूप में देखा जाता है। चालक दल के सदस्यों के लिए अपनी नियमित गतिविधियों से थोड़ा आराम लेना और अपनी ऊर्जा को बाहर निकालना जरूरी होता है, और यहीं पर स्विम कॉल्स की भूमिका आती है। सीओ आमतौर पर समुद्री जल के इंजेक्शन के तापमान की जांच करके यह जांच करते हैं कि क्या समुद्र नाविकों के लिए गर्म पानी में गोता लगाने के लिए उपयुक्त है, और फिर कैप्टन को विमान वाहक पोत के सभी विभागों को सूचित करने का निर्देश देते हैं। स्विम कॉल में शामिल होने वाले सभी लोग इतने भाग्यशाली नहीं रहे हैं कि उन्हें उपयुक्त तापमान का आनंद मिल सके। पनडुब्बी पर सवार चालक दल के सदस्यों को कभी कभी बर्फीले समुद्र में सदियों पुरानी नौसैनिक परंपरा में भाग लेना पड़ता है। यह एक लोकप्रिय आयोजन है क्योंकि नाविकों को इतने विशाल पानी में तैरने का भरपूर आनंद मिलता है, भले ही उन्हें वाहक के पास ही रहना पड़ता है। जहाज के किनारे से कूदने की तैयारी करते समय कभी कभी नाविक अधिक आनंद के लिए एक अजीबोगरीब प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। कुछ प्रतियोगिताओं में नाविक पानी में उतरने से पहले वेशभूषा धारण करते हैं, जबकि अन्य में नाविक सबसे लंबी या सबसे कुशल छलांग लगाने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। नाविकों को इतना मजा आता है कि स्विम कॉल नाविकों के लिए, यहां तक कि उन सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए भी जो पूर्णकालिक रूप से जमीन पर रहने लगे हैं, एक यादगार पल बन सकते हैं। स्विम कॉल के दौरान नाविक हैंगर बे में लगे किसी एक लिफ्ट से छलांग लगा सकते हैं। लिफ्ट उन्हें 30 फीट की ऊंचाई तक ले जाती है, जो ओलंपिक डाइविंग प्लेटफॉर्म की मानक ऊंचाई है। नाविकों को लिफ्ट से समुद्र में उचित रूप से कूदना चाहिए, अन्यथा पानी की सतह पर गलत तरीके से कूदने से उनकी हड्डी टूटने का खतरा रहता है। गर्म पानी में लंबे समय तक तैरने के बाद नाविकों को बोसुन साथियों द्वारा लगाए गए कार्गो जालों या जहाज के लैंडिंग डॉक पर चढ़कर जहाज पर वापस लाया जाता है। स्विम कॉल्स के अलावा स्टील बीच पार्टीज भी नौसैनिक परंपराओं में से एक है। इन पिकनिक कार्यक्रमों में नाविक संगीत बजाते हैं और समुद्र में नहा रहे अपने साथियों के लिए फ्लाइट डेक पर बारबेक्यू बनाते हैं। यह भोजन कार्यक्रम आमतौर पर जहाज पर मौजूद विभागों द्वारा प्रायोजित होता है। सेवा के एक और दिन का सूर्यास्त होते ही अमेरिकी नौसेना के नाविक अपने सामने आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार खड़े हैं। विमान वाहक पोतों के उड़ान डेक से लेकर समुद्र की गहराइयों में विचरण करने वाली पनडुब्बियों तक वे सम्मान और विशिष्टता के साथ अपने देश की सेवा करते हैं। अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण के माध्यम से वे उन स्वतंत्रताओं की रक्षा करते हैं जिन्हें हम प्रिय मानते हैं और हमारे राष्ट्र को सुरक्षित रखते हैं। हमें उनकी कहानी बताने और उनकी सेवा का सम्मान करने पर गर्व है। अमेरिकी नौसेना के बहादुर पुरुषों और महिलाओं को धन्यवाद। अगर आप भी अमेरिकी नौसेना के सभी क्रू सदस्यों का सम्मान करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी टिप्पणी जरूर दें। हम अमेरिकी नौसेना में आपके अनुभव या आपकी राय जानना चाहते हैं। अमेरिकी नौसेना के बारे में और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। अगले एपिसोड में मिलते हैं।